नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे तो आ गए सामने। एक सीट पर अनंत सिंह की जीत हुई, महागठबंधन की जीत हुई और दूसरी सीट पर बीजेपी की जीत हुई। मोकामा सीट फिर से आरजेडी के खाते में, गोपालगंज सीट फिर से बीजेपी के खाते में। जो जहाँ थे वो वहीं रहे, लेकिन इस उपचुनाव ने काफी कुछ सिखाया। देखिए, बिहार में महागठबंधन का जो स्वरूप बनकर तैयार हुआ है, उसे अभी और संघर्ष करना होगा, अभी और बहुत कुछ हासिल करना है और कई सारी कमियां भी हैं। इस वीडियो में हम तमाम कमियों के बारे में जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इस बात को। आप भी समझिए, क्या मजबूती है, कमजोरी क्या है, ये भी जानना जरूरी है। में साथ है, मजबूती तो दिख रहा है कि तमाम जितने दल हैं वो एकजुट हुए और उसका असर दिखा। हालांकि मोकामा में तो अनंत सिंह ही जीते। देखिए, चुनाव तो टाई ही हुआ और आप ये कह सकते हैं कि जिनके पास जो सीट 2020 में थी वो उनके पास, मोकामा की सीट पहले से 2020 में भी आरजेडी के पास थी, फिर से बरकरार रही, और 2020 में गोपालगंज की सीट बीजेपी के पास थी, फिर से बरकरार रही। लेकिन देखिए, आपको सच कहें, महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं और महागठबंधन की SWOT, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जो एनालिसिस कर रहे हैं, आज के जो नतीजे हैं, इससे तेजस्वी यादव को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, या यूं कहें कि महागठबंधन को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में क्या हुआ था यह भी आपने देखा था। देखिए, आज मोकामा और गोपालगंज के नतीजे आए। देखिए, मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत विशुद्ध और शुद्ध तौर पर अनंत सिंह की जीत है। मोकामा का मतलब अनंत सिंह है, यह बात आज फिर से स्थापित हुई है। और तेजस्वी यादव को भी यह पता है, महागठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों को पता है कि अनंत सिंह ही मोकामा जीतते हैं। तेजस्वी यादव ने देखा है कि जब 2015 में अनंत सिंह को महागठबंधन का टिकट नहीं दिया गया, तब भी वे निर्दलीय जीते, और जेडीयू ने भी देखा है कि बिना उनके समर्थन के भी जीत हासिल की, जेडीयू के टिकट पर भी वो चुनाव जीते। तो मोकामा मतलब अनंत सिंह, वहां की जीत को हम महागठबंधन की जीत नहीं, अनंत सिंह की जीत के रूप में देखते हैं। लेकिन यह सच है कि अनंत सिंह के साथ वहां तेजस्वी यादव का आधार वोट यादव साथ खड़ा रहा, इसलिए जो वोट दिख रहा है वह वोट आपको 79,744 दिखा। नहीं तो लड़ाई और कांटे की होती, फिर क्या होता आप कह नहीं सकते। देखिए, थ्रेट कहां है? थ्रेट यह है कि मोकामा में बीजेपी ने, देखिए, मोकामा में बीजेपी का अपना कुछ तो था नहीं। मोकामा में बीजेपी ने बड़ो उम्मीदवार लाया, वहां चुनाव सूरजभान सिंह और ललन सिंह मोकामा वाले लड़ रहे थे। जो ताकत उनकी ताकत, ठीक है ना। बीजेपी ने उसमें जोरन का काम किया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को 63,003 मत आ गए। देखिए, भूमिहार मतों का स्पष्ट विभाजन वहां था। भूमिहार मतों का स्पष्ट विभाजन होने का कारण भी था क्योंकि दोनों उम्मीदवार भूमिहार ही थे, दोनों ही दबंग थे, दोनों ही बाहुबली थे। और देखिए, चिंता की बात यह है कि महागठबंधन की उम्मीदवार होने की हैसियत से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 2020 के चुनाव के मुकाबले बहुत अधिक मत मिलना चाहिए था। 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के कैंडिडेट थे, तब भी उन्हें 78,721 मत मिले थे, 78,721। और इस बार सिर्फ 1000 से भी कम वोट अधिक हुए हैं 7 पार्टियों को मिलाकर, जो 79,744। तो चिंता की बात यह है, जब हम मोकामा के रिजल्ट को और एनालाइज कर रहे थे, कि देखिए, नगर परिषद में जो शहरी इलाका था वहां अनंत सिंह ने गंभीर चुनौती पेश की, जो पहले के चुनावों में नहीं होता था। लेकिन ताल क्षेत्र में जहां अति पिछड़ी जातियां थी, वहां उतनी उम्मीदें जो की गई थी उस हिसाब से मत नहीं मिले। धानुक मतों में विभाजन दिखा, अन्य जातियों में भी विभाजन दिखा। तो यह चिंता की बात है कि यदि हम महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल थी, तो अनंत सिंह 2020 के 78,000 मतों की तुलना में बढ़कर 2022 में सिर्फ 79,000 से भी कम मत क्यों हुआ, ठीक है ना। तो मोकामा एक अलग सीन है, और मोकामा ने एक और नजीर पेश की, या यूं कह सकते हैं कि उदाहरण पेश किया, कि मोकामा में जिस तरीके से बीजेपी ने 47 के खिलाफ 47 मैदान में उतारा,
तो बीजेपी ने भी यह मान लिया कि जब महागठबंधन बन गया है तो हमें महागठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से ही, महागठबंधन के उम्मीदवार की औकात से ही, महागठबंधन के उम्मीदवार की भौकाल के हिसाब से ही उम्मीदवार देने होंगे। बाघ के सामने बाघ, बाघ के सामने बाघ। तो आप आगे भी देखेंगे यह ट्रेंड चलेगा कि जब महागठबंधन किसी बड़े को उम्मीदवार बनाएगा, चाहे इलाका जो भी हो, जाति जो भी हो, उनके सामने बीजेपी अपने पुराने मिथक को तोड़ते हुए वह उम्मीदवार उतारेगी। और अब देखिए मोकामा में ही आपने देखा, मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत पड़ गई, चिराग पासवान को लाना पड़ा। तो चिराग पासवान तो ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए लोजपा जानी ही जाती है। तो ये गोपालगंज, ये मोकामा की बात। अब गोपालगंज देखिए, गोपालगंज में बहुत अच्छा लड़े तेजस्वी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच ये है ना कि जीत हार चाहे एक वोट से हो, जीत हार है। तेजस्वी यादव अपने घर को हार गए। यह भी सच है कि 2020 के चुनाव के मुकाबले में काफी ज्यादा मत मिले आरजेडी के उम्मीदवार को, तब कांग्रेस ने लड़ा था 2020 में। और जो जीत हार का अंतर था 2020 में, वह अंतर तो रहा नहीं, अंत तक धुकी रही कि कौन जीत जाएगा। और आपने देखा कि मात्र 1794 मतों से। लेकिन समस्या कहां, गोपालगंज में यादवों को तो समेट लिया तेजस्वी यादव ने। उनके मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी, उनके पक्ष में यादवों ने मतदान नहीं किया, लेकिन वे हार के कारक बन गए क्योंकि उन्हें 8,854 मत आ गए, बसपा का कुछ आधार वोट भी। लेकिन ओवैसी ने गोपालगंज में जाकर खेला खराब कर दिया। तो जो आरजेडी का आधार वोट है, मुस्लिम और यादव, आगे विस्तारीकरण की आप बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, आप भूमियारों को साथ लेने की बात कर रहे हैं। आपने गोपालगंज में प्रयोग किया कि आपने वैश्य जाति को आपने तारापुर में भी प्रयोग किया था। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं होने, हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया, वो बड़ी जीत थी आपकी। लेकिन फिर भी ओवैसी गोपालगंज में, देखिए सीमांचल में यदि वे खेला करते तो बात समझ में आती। सीमांचल में खेला हमने देखा भी था कि उनके 5 विधायक चुनाव जीत गए थे, 4 को तोड़कर आप अपने साथ ले आए। लेकिन गोपालगंज में भी जाकर ओवैसी ने खेला कर दिया और 12,214 मत लाकर आपकी हार सुनिश्चित कर दी। और आपकी उम्मीदवार मतलब मोहन गुप्ता 1,794 मतों से हार गए। तो देखना यह होगा कि यह तो बात गोपालगंज के मुसलमान भी जानते थे कि ओवैसी की पार्टी नहीं जीत रही है। लड़ाई जो है बीजेपी बनाम आरजेडी की है। तो ऐसे में भी गोपालगंज में मुसलमान कैसे चढ़ गए? देखिए मुसलमान में क्या कोई नाराजगी पैदा की गई? हाँ, देखिए एक बात गोपालगंज में और भी सामने आई कि शहाबुद्दीन के परिवार को क्यों नहीं लाया गया। शहाबुद्दीन के परिवार के लोग वहां याद किए जा रहे थे, हिना साहब की चर्चा कर रहे थे। तो इन सारे मसलों से तेजस्वी कैसे निपटेंगे? क्योंकि देखिए अब 2024 का मुकाबला होगा कुर्नी में, अगले महीना चुनाव होना है 5 दिसंबर को। वहां मुकेश सहनी की भूमिका क्या होती है? यदि वहां जदयू लड़ रहा है या आरजेडी लड़ रहा है तो मुकेश सहनी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। देखिए चिराग पासवान तक बीजेपी पहुंच गई, मुकेश सहनी तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। और यह भी मानिए कि बोचहा में जो जीत हार हुई, जो आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जीते, उसमें मुकेश सहनी की भूमिका बड़ी थी क्योंकि करीब 30,000 मत। और वैसे भी देखिए बाई इलेक्शन के वो एक ब्रांड बन चुके हैं कि किसी को इधर और किसी को उधर कर सकते हैं। मुकेश सहनी इस भूमिका में है। लेकिन आपकी जो असली चिंता है ओवैसी है। 2024 है, अररिया में क्या होगा, किशनगंज में क्या होगा, लोकसभा क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, कटिहार में क्या होगा, भागलपुर में क्या होगा। और देखिए ऐसे कई सारे अवयव हैं जो पॉलिटिकल एलिमेंट हैं जिन्हें देखिए आपने गोपालगंज में देखा साधु यादव ने किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा दिया। अभी पप्पू यादव महागठबंधन के पक्ष में बोलते दिख रहे हैं। उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं कांग्रेस की। उनका जो मन है अभी कांग्रेस की ओर है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो बात टिकट पर आती है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की लड़ाई, इसको भी आप जानते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, तो लालू यादव ने यह व्यवस्था की थी कि सीमांचल में नरेंद्र मोदी के जादू को रोक दिया गया था। कैसे रोका गया था? तब तस्लीमुद्दीन भी साथ में, पप्पू यादव भी साथ में, तारिक अनवर भी साथ में, भागलपुर में बुलो मंडल भी साथ में,
बांका में जयप्रकाश यादव भी साथ में। तो आपको छोटे छोटे जो मनभेद हैं, मतभेद हैं, कैसे वोटों की सेंधमारी आप रोकेंगे। नहीं तो जैसा गोपालगंज में हुआ वैसा कुर्नी में भी संभव है। तो कुर्नी में भी आपको लीकेज रोकना होगा। तो ये चुनौती है, इसलिए हम कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है, आप बड़ी मानते लड़ाई हैं। है, बड़ी लड़ाई तो है। उसके लिए छोटे छोटे लीकेज को बंद करना होगा। हाँ, और जेडीयू को भी देखना होगा कि उनका जो वोट बैंक है वो पूरा शिफ्ट है। वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखने की बात होगी। तो महागठबंधन में कहां पर मजबूतियां हैं, कहां पर कमजोरी है, उस कमजोरी को अगर दूर कर देते हैं तब तो फिर महागठबंधन जो लड़ाई लड़ने जा रहा है उसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी मिलेगी, जैसे कि बहुत कामयाबी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बात प्रयोग की है, प्रयोग लेकिन करते हैं, लीकेज रही तो गोपालगंज जैसा हाल हो सकता है कि नजदीक पहुंच के भी दूर रह जाएंगे। नजदीक पहुंचकर भी जीत से दूर रह आप दूर रह जाएंगे। देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।